हाँ, सभी का अपनी मेधा क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो आरआरबी, आरपीएफ तथा आरपीएफ एसआई तथा कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे। जो वैकेंसी निकली है उसका जो है हम नोटिफिकेशन फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद बताएंगे कितना वैकेंसी खाली है या कितना वैकेंसी अभी मतलब भरा जाएगा, अब की बार कितना वैकेंसी आया है। तो हम चलिए हमारे सबसे पहले देख अब देखो हम यहाँ आते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर देखो भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के द्वारा जो है देखो ये भारत सरकार रेल मंत्रालय भर्ती बोर्ड और केंद्रीय रोजगार सूचना रिव्यू आरपीएफ देखो 1/4/2024 जो है ये दिया गया। ये क्या दिया गया देखो रेलवे सुरक्षा यहाँ से पूरा देखो। रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल में जो है उप निरीक्षक कार्यकारी की भर्ती निका मतलब उप निरीक्षक मतलब पब्लिश किया गया। अब देखो इसमें क्या गया है देखो केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या इतना इतना आरपीएफ 1/4/2024 के अंतर्गत देखो रेलवे सुरक्षा बल एवं रेलवे सुरक्षा विशेष बल उप निरीक्षक कार्यकारी की भर्ती की गई पब्लिश की गई है। देखो आवेदन का प्रारंभिक तिथि क्या है 15/4/2024 हम पहले बताए हैं। उसके बाद देखो आवेदन की जमा करने की तिथि 14/5/2024 तेईस बजकर मतलब ये 12 बजे तक आप कर सकते हैं, रात को 12 बजे तक। अब देखो संशोधन शुल्क जो है भुगतान से सहित आवेदन पत्र के सुधार के लिए संशोधित विंडो की तिथि इतना इतना है तथा कृपया ध्यान दें खाता बनाए कि क्रिएट योर अकाउंट फार्म में भरे हुए विवरण से संशोधित नहीं किया गया। मतलब जो पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं जिसमें आपका नाम डेट ऑफ बर्थ ये सब चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित विषय के पात्र पुरुष एवं महिला उम्मीदवार से आवेदन का आमंत्रित किए गए हैं। सभी प्रकार के पूर्ण आवेदन 14/5/2024 को 23:49 मतलब 59 मतलब 12 बजकर केवल रात को 14 तारीख के 12 बजे रात तक जो है यह फार्म ऑनलाइन जो है देखो ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। मतलब ये ऑनलाइन पब्लिश होगा। अब देखो यहाँ पर क्या गया वेतन वेतन का बात किया गया। अब देखो पद का नाम दिया गया उप निरीक्षक जो कार्यकारी दिया गया मतलब ये कांस्टेबल का है। अब यहाँ पर देखो बेस का वेतन पे क्या होगा वेतन पे इसके जो लेवल 6 का है। अब देखो प्रारंभिक वेतन पे क्या होगा 34,400 रुपये होगा। अब देखो चिकित्सा मानक जो है B1 है। यहाँ पर आयु जो है 1/7/2024 को है। 1/7/2024 का आपका 20 साल पूरा हो गया हो तथा 28 साल से पहले आपका 28 साल से कम होना चाहिए। ये जो फार्म है ये हम आरपीएफ जो है आरपीएफ एसआई का नोटिफिकेशन है। अभी कांस्टेबल वाला हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखो कुल रिक्तियाँ जो है 452 है। यहाँ पर देखो लिखा गया हमारा ये है, ये आपको ध्यान देना है। ये दरोगा की नोटिफिकेशन है ऑफिशियल। अब देखो यहाँ पर रिक्त की पीरियड बेसिक अनुलंघन जो है बी में दिया गया है। अब देखो उसके बाद अब क्या दिया गया इसमें कोविड-19 महामारी के कारण जो एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से परे आयु की जो है 3 साल की छूट दिया गया। मतलब यहाँ पर जो है आयु की छूट की बात जो की गई है 3 साल की छूट की बात की गई। अब देखो महत्वपूर्ण निर्देश क्या है कृपया अब यहाँ से नोटिफिकेशन क्या है देखो कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले जो है सीएनआर में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लें। मतलब आप ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो इसका जो है नोटिफिकेशन जो है ये आप पढ़ सकते हैं या ये जो पीडीएफ हम ये हमारे चैनल जो हम बता रहे हैं आप इसको पूरा वीडियो लास्ट तक देख कर बने रहें या हमारे चैनल मतलब टेलीग्राम चैनल जो है मेधा क्लासेस से जुड़कर ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो दूसरा क्या है देखो उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सीएनआर नंबर के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तथा उससे पहले पद के लिए देखो सभी निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूरी करते हैं। निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा न करें। उम्मीदवार आवेदन जो है आवेदन आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। मतलब अंतिम तिथि के आवेदन करने का जो है आप वेट ना करिए, जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी जो है आप इसको ऑनलाइन कर लें। अब देखो ऐसे यहाँ देखो उम्मीदवार को इतना इतना की तरह बोर्ड के सूचीबद्ध वेबसाइट पर ही केवल ऑनलाइन आवेदन कीजिए। मतलब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑनलाइन किया जाएगा। अब देखो उम्मीदवारों की पात्रता जो ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवारों के द्वारा इतना इतना अंतिम दिन इतना आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप हम आएंगे सीधे देखो छठे नंबर पर देखो यहाँ पर क्या दिया गया देखो चिकित्सा मापदंड। मतलब उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मापदंड को जो है मापदंड को
माप मानक को पूरा करते हैं। उम्मीदवार को जो पद के लिए चिकित्सकीय रूप में अनुपयुक्त पाए गए उन्हें कोई भी वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। मतलब आपको इसका जो चिकित्सा का मापदंड है उसको, जैसे हाइट होगा, ये सब आपको पहले ही पता कर लेना है कि कितना हमारा हाइट है, मतलब हम ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे कि नहीं। अब देखो उसके बाद क्या देख आयु सीमा भी बताएं कि 1/7/2024 को आपका 20 साल पूरा होना चाहिए तथा 28 साल से कम होना चाहिए। उसके बाद जो आयु सीमा की छूट जो है कोरोना के तहत जो है 3 साल छूट दिया गया है। जनरल के 3 साल, ओबीसी के लिए और कुछ होगा वो आप अभी हम आगे चल के देखिएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया गया, ऑनलाइन आवेदन के दौरान देखो उम्मीदवारों को एक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा तथा किसी भी उम्मीदवार को वर्ष 2024 को IRB द्वारा प्रकाशित पहले से आधिकारिक सूचना के लिए यदि आपने एक खाता बना लिया है, मतलब जैसे आप RRB, LB या टेक्नीशियन में जो अभी यदि आप खाता बना लिए हैं तो आपको खाता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसी में लॉगिन करके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। देखो खाता बनाना होगा। यदि उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि अत्यंत सावधानी के साथ खाता बनाने के लिए विवरण भरें, मतलब आप ईमेल ID, मोबाइल नंबर तथा ये सब जो है सावधानीपूर्वक भरें। अब देखो यहाँ पर क्या देगा, एक बार खाता बनाने के बाद खाता बनाए गए फार्म मोबाइल नंबर और ईमेल ID सहित में भरे गए विवरण को किसी भी स्तर पर संशोधित नहीं किया जाएगा। मतलब एक बार ये आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए तो उसमें मोबाइल नंबर तथा ईमेल ID ये सब बदला नहीं जाएगा। ये आप ध्यानपूर्वक जो है देख कर तभी मतलब फॉर्म भरिएगा। नीचे क्या है 10वां नंबर, ऑनलाइन आवेदन सभी प्रकार के पूर्ण जमा करने के बाद जो यदि कोई उम्मीदवार खाता बनाए गए फार्म ईमेल ID और मोबाइल नंबर सहित भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित बदला या सही करना चाहता है तो वह 15/5/2024 से लेकर 24/5/2024 तक जो है संशोधित कर सकता है। उसके बाद देखो क्या दिया गया, 24/5/2024 के बाद देखो RRB आवेदन में दी गई जानकारी के संशोधन के लिए किसी भी देखो अभ्यावेदन का विचार नहीं करेंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया गया, परीक्षा के चरण जो दिया गया है यहाँ पर देखो ऑनलाइन आवेदन कंप्यूटर आधारित टेस्ट मतलब CBT पर होगा। CBT में उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरुष, महिला या भूतपूर्व मतलब रिटायर्ड सैनिक के लिए जो है प्रत्येक संवर्ग की रिक्तियों की संख्या में 10% गुणा की सीमा तक शारीरिक दक्षता परीक्षा PET शारीरिक मापन परीक्षा देखो PET के दस्तावेज सत्यापन के लिए देखो उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मतलब 10% उनको छोड़ दिया जाएगा जो सेना से रिटायर्ड है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया गया, पेपर जो होगा ये CBT के द्वारा होगा। अब यहाँ पर उसके बाद क्या किया गया, अब देखो इसमें दिया गया 13 नंबर क्या देखो देखो नकारात्मक अंकन, मतलब CBT में नकारात्मक अंकन प्रत्येक गलत अंक के लिए जो आपको 1/3 अंक जो काट लिया जाएगा। उसके बाद दिया गया ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखो प्रतिबंधित वस्तु, मतलब जिन वस्तुओं को आप परीक्षा में नहीं ले जा सकते, ये तो सभी एग्जाम में होता है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण जो दिया गया देखो प्रामाणिक और समय तक जानकारी और अपडेट के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही ध्यान दें। मतलब किसी भी सूचना को जानकारी के लिए RRB, RPF या कांस्टेबल के तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जो सूचना निकलती है उसी पर ही ध्यान दें। अब उसके बाद देखो यहाँ पर और नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है देखो 1.5 पैराग्राफ में दिया गया कि इस CNR के लिए देखो एक से अधिक आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सीधे रद्द कर दिया जाए। मतलब आप ये चाहते हैं कि हम एक से अधिक आवेदन कर लें तो वो आपको जो जब एडमिट कार्ड आता है तो उसी समय वेरीफाई करके आपको वो मतलब परीक्षा देने से वंचित कर देंगे, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखो जिन उम्मीदवारों को भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा PSU अन्य सभी सरकारी संगठन के द्वारा सेवा बर्खास्त कर दिया गया है वो इस एग्ज़ाम के लिए मतलब पात्र नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। अब उसके बाद देखो दस्तावेज, अब उसके बाद 1.9 पैराग्राफ में क्या दिया गया, सभी दस्तावेज उम्मीदवार को हस्ताक्षर एक समान और समान होने चाहिए। हस्ताक्षर रंगीन है मतलब जब आप दस्तावेज कर रहे हैं तो उसमें आप जो है ये आप पढ़ लें कि आप पर ब्लैक या कैपिटल या असंबद्ध अक्षरों में होना चाहिए, मतलब ये जो कहते हैं उसको छोटे लेटर में मतलब सिग्नेचर की तरह वो होना चाहिए। अब उसके बाद देखो यहाँ पर नियुक्त का अधिकार दिया गया, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप वीडियो पॉज करके
नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद हम जो मेन में रहता है उसको बता दे रहे हैं। देखो उसके बाद 1.18 पैराग्राफ में क्या दिया कि आवश्यक देखो आवश्यकता समझे जाने पर देखो तथा लागू किए जाने पर स्थिति में केंद्रीय रोजगार सूचना के अंतर्गत भर्ती के नियम या शर्तों को जो संशोधित योग विलोपन या अधिकार रेलवे भर्ती बोर्ड कर सकती है। ये जो सूचना दे दिया गया है कि यदि आवश्यकता पड़ा तो ये आपको बदला जा सकता है या कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद और क्या है वो बता ही दिए हैं कब से कब तक ये ऑनलाइन आवेदन होगा। अब देखो यहाँ पर रिक्तियाँ बता दी हैं कि रिक्तियाँ जो कृपया ध्यान दें कि रेलवे प्रशासन बोर्ड जो अनुसार रिक्त पदों को बढ़ाया घटाया जा सकता है। उसके बाद देखो मेडिकल फिटनेस के मानक डीवी के लिए बुलाए गए विद्यार्थियों को केवल प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वो अपने पद के लिए मतलब अपने पद के लिए हैं कि नहीं। ये आप मेडिकल वाला जब पढ़ सकते हैं जिसमें देखो भारतीय उम्मीदवार को लिए रेलवे मेडिकल जो नियमानुसारी के निर्धारित चिकित्सा बी मतलब इसमें चिकित्सा जैसे मेडिकल B1 होता है, B2 होता है, A1 मेडिकल होता है, जैसे ALP में A1 मेडिकल मांगता है, लेकिन यहाँ इसमें जो है मेडिकल जो है B1 मांगा है, इससे रेडी B1 का मांगा है मेडिकल। ये आपको होना चाहिए। देखो चश्मा पहनने वाले के लिए आप फ्लैट गैर नॉन स्नी या रिंगवर्ट आँखें कलर या वाइट निशान में शारीरिक दुबला दुबलता वाले नियुक्त के लिए पात्र नहीं है। मतलब ये जो कारण जो दिया गया कारण ये यदि आपको ये है तो ये आपको जो है इसमें नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। यदि आपके पास है तो आप ये फॉर्म अच्छा होगा कि ना डालें, नहीं तो आप पेपर होने के बाद भी ये बाद में शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब उसके बाद ये आप पढ़ ही सकते हैं। अब देखो यहाँ राष्ट्रीय नागरिकता जो भारत का होना चाहिए। अब यहाँ पर दिया ही गया है कि कितना कितना आयु सीमा कितना कितना होना चाहिए, हम आपको बता ही दिए हैं। अब देखो यहाँ पर आयु सीमा क्या क्या छोड़ गया है। देखो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मतलब SC के लिए जो है 5 साल के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 3 साल के लिए दिया गया है। देखो भूतपूर्व सेना के लिए जो 3 वर्ष के लिए कटौती किया गया है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग जो है क्रिमिनल लेयर मतलब इतना इतना दिया गया है, इन सबके लिए इतना इतना छूट दिया गया। आप देख सकते हैं क्या क्या है। अब देखो विधवा तलाकशुदा इतना 2 साल के लिए 5 साल के लिए आप देख सकते हैं क्या क्या दिया गया। उसके बाद EWS के लिए कितना दिया गया ये भी देख लें आप कितना कितना दिया गया है। उसके बाद यहाँ से देंगे देखो हम पढ़ेंगे ध्यान दे। देखो उम्मीदवारों को कृपया ध्यान देने के द्वारा अवलोकन के समय दर्ज की गई जन्मतिथि वही होना चाहिए जो मैट्रिक मतलब कक्षा 10 में वही जो आप जन्मतिथि दे रहे हैं तो वो जन्मतिथि जो कक्षा 10 की मार्कशीट में होना चाहिए। ये ही साफ साफ इसमें दिया गया है कि दर्ज होना समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज की गई है। उम्मीदवारों की रद्द कर दी जाएगी। यदि जन्मतिथि नहीं कोई अंतर पाया गया तो उम्मीदवारों की जो है पारदर्शिता रद्द कर दी जाएगी। ये आपको ध्यान देना होगा कि जो हमारे 10 में मार्कशीट में है वही हम डेट ऑफ बर्थ डलवाएं। अब देखो बहुत लोग रहता है कि एज कम है तो पीछे करवा लेते हैं, एज ज़्यादा है तो पीछे करवा लेते हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना आपका 10 की मार्कशीट से ही वो आपको लेंगे। अब देखो शैक्षणिक योग्यता क्या है। अब देखो कृपया पद के लिए निर्धारित योग्यता के अनुक्रम इतना इस पर देखें फिर हम देखेंगे कितना योग्यता है। अब देखो दरोगा के लिए हम बताए थे इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी भी स्ट्रीम से, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपको फ्री होना चाहिए। अब देखो ये भी हम बता देंगे कि हाँ कौन कौन से उम्मीदवारों को कितना कितना जो पैसा लगेगा। अब देखो यहाँ पर दिया गया है कि इतना इंदौर के तहत 500 रुपये फीस लगेंगे, लेकिन आप CBT 1 का चरण जब आप पार कर चुके होंगे तो आपको 400 रुपये जो रिफंड कर दिया जाएगा। अनुसूचित के लिए 250 रुपये लगेगा, ये 250 पूरा ऑफिस कर दिया जाएगा। यहाँ देखो SC ST के लिए जो यह चरण जो निर्धारित परीक्षा मतलब ये जो चरण है आप जब CBT 1 में जब आप बैठेंगे उसके बाद आप एग्ज़ाम देकर वापस होंगे तो ये परीक्षा आपको वापस कर दिया जाएगा। यदि आप नहीं CBT 1 में बैठ रहे हैं तो आपको जो है परीक्षा पैसा नहीं वापस किया जाएगा। यहाँ पर दिया गया देखो नोट क्या दिया गया, केवल CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को जो ऊपर बताए गए नियमानुसार परीक्षा शुल्क की वापसी होगी। अब देखो ये सब क्रेडिट कार्ड ये सब किसके द्वारा ऑनलाइन होगा, ये सब ऑनलाइन की बात हो गई। अब उसके बाद हम नीचे आते हैं।
अब देखो यहाँ से हमारा क्या 12वें पैराग्राफ में क्या देगा, भर्ती। देखो 12वें पैराग्राफ में देगा भर्ती प्रक्रिया। अब देखो यहाँ से हमारा क्या, अब यहाँ से हमारा भर्ती में कैसे हम इसमें नौकरी पाएंगे, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा, वो सब डिटेल दिया गया, उसको हम अब विस्तार से देखेंगे। देखो भर्ती प्रक्रिया क्या है, पहले पैराग्राफ में क्या देगा, ए में दिया गया है, उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के द्वारा केवल ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है। यह एक से अधिक आवेदन उम्मीदवारों को प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें सीबीटी आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और डी बार कर दिया जाएगा। मतलब डी बार किसी अगली बार जो आप ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, यही है इसका कहने का मतलब है। तो आपको ध्यान देना है कि आप CBT 1 में मतलब ऑनलाइन करते समय केवल एक ही मतलब बोर्ड से करें, एक ही जोन से करें। अब देखो यहाँ पर क्या देगा, भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। अब देखो सबसे पहले CBT 1 होगा कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। उसके बाद होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा PET, मतलब कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फिटनेस होगा। फिटनेस मतलब होगा आपकी आपका शारीरिक दक्षता चेक किया जाएगा कि आप उतने हाइट के हैं, या जो जो दौड़ या आपका छलांग वाली जो बातें की गई वो सब आप फिटनेस आपकी पूरा हो जाएगी। तो CBT 2 मतलब CBT 2 इसमें नहीं होगा। CBT 1 एक एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर हेड टेस्ट। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, मतलब DV होगा। उसके बाद देखो परीक्षा कार्यक्रम के स्थानों पर जानकारी RBI वेबसाइट पर MS और ईमेल के माध्यम से पात्र उम्मीदवारों को दी जाएगी। उसके बाद हमारा डी ऑप्शन है, किसी भी चरण में देखो स्थगन या स्थान या तिथि या शिफ्ट के परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी देखो परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। ये आपको जो है किसी भी चरण में यदि आप मतलब उसको क्या नाम एब्सेंट है या आप नहीं दे पाएँ, तो ये जो है बोर्ड जो है कोई भी छूट नहीं करेगा। अब देखो हमारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा क्या है, देखो कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT। अब देखो परीक्षा का स्तर जो स्नातक स्तर का होना, मतलब स्नातक स्तर का होगा, मतलब ये ग्रेजुएशन लेवल का होगा। अब CBT का पैटर्न जो पाठ्यक्रम क्या है, देखो कुल अवधि जो आपको 90 मिनट दिया जाएगा और कुल प्रश्न जो है 120 नंबर का होगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया, उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो 1 अंक दिया जाएगा। प्रयास नहीं किए गए जो प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। मतलब प्रत्येक 1 नंबर आप सही कर रहे हैं तो उसका 1 नंबर दिया जाएगा, जो क्वेश्चन आप छोड़ दिए तो उसको उस पर नंबर नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक जो 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। मतलब 1 नंबर आज 2 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन गलत है तो पहले क्वेश्चन का 1 नंबर पाएँ, उसके बाद एक क्वेश्चन का 1/3 अंक आपको काट लिया जाएगा। उसके बाद क्या देखो कई शिफ्ट में आयोजित CBT अंकों के जो सामान्यकरण, मतलब ये नॉर्मलाइजेशन भी होगा। कहीं भी ऑनलाइन पेपर कई शिफ्टों में होता है, तो ये जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। अब देखो पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत जो है UR EWS और OBC 35% होना चाहिए, तो SC ST जो है 30% होना चाहिए। ये तो नॉर्मल दिया गया, लेकिन जब मेरिट बनती है तो इससे ज़्यादा रहता, लेकिन आपको इससे कम आप ला रहे हैं तो आप पहले से ही बाहर होंगे। अब देखो बी क्या देगा, CBT प्राप्त अंकों को इस भर्ती की प्रक्रिया के आगे चरणों में देखो CBT में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे चरणों के लिए जो उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। मतलब शॉर्ट लिस्टिंग मतलब आप CBT 1 दे रहे हैं तो उसके बाद जो आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, तब उसके बाद CBT के पाठ्यक्रम में देखो प्रश्न बहुल के उत्तर के अनुसार देखो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषय कवर करने की संभावना होगी। मतलब 120 नंबर का होगा, आपको 90 मिनट दिया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन गलत होने पर 1/3 अंक काट लिया जाएगा। अब देखो इसमें जो है विषय क्या क्या आएगा, 120 नंबर में जो आपको विषय क्या क्या आएगा। अब देखो इसमें अंक गणित आएगा 35 नंबर का। उसके बाद देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मतलब 35 नंबर का आएगा। अब उसके बाद देखो सामान्य जागरूकता जो 50 नंबर का आएगा। अब देखो अंक गणित इसमें 3 ही सब्जेक्ट आएंगे, गणित आएगा, अंकगणित मतलब आएगा, रीजनिंग आएगा, रीजनिंग के बाद देखो सामान्य जागरूकता आएगा। अब देखो अंकगणित में कौन कौन सा चैप्टर है, देखो संख्या प्रणाली है, पूर्ण संख्या है, दशमलव है तथा भिन्न एवं संख्याओं के बीच संबंध है, मौलिक अंकगणित संरचना है, प्रतिशत है, अनुपात और समानुपात है, औसत है, ब्याज लाभ और हानि, छूट, तालिका और रेखांकन का उपयोग है, क्षेत्रमिति, समय, दूरी और आदि मतलब आदि प्रश्न सम्मिलित होंगे। ये तो
अंकगणित का हो गया 35 नंबर। और उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग कौन कौन सा चैप्टर रहेगा, देखो एनालॉजी होगा, समानताएं होगा, देखो समानताएं और अंतर होगा, देखो स्थानिक दृश्य होगा, स्थानिक अभिविन्यास होगा, समस्या समाधान होगा, विश्लेषण होगा, निर्णय निर्णय होगा, निर्णय लेने पर प्रश्न होगा, दृश्य होगा, स्मृति होगा, भेदभाव होगा, अवलोकन होगा, संबंधित अवधारणाएं, अंकगणित तर्क। उसके बाद मौखिक होगा, चित्रकला, वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या होगा, श्रृंखला होगा, गैर मौखिक होगा, श्रृंखला कोडिंग होगा, कोडिंग और डिकोडिंग होगा, कथन निष्कर्ष होगा, सोलोजिस्टिक तर्क होगा। ये जो रीजनिंग का चैप्टर है हो गया। अब देखो सामान्य जागरूकता 50 नंबर का है, इसमें क्या क्या रहेगा। अब देखो प्रश्नों का उद्देश्य जो है उम्मीदवारों को आसपास पर्यावरण होगा, समाज के लिए इनके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता के परीक्षण करना होगा, वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोजमर्रा के अवलोकन का अनुभव अनुभव के लिए ऐसे मामलों का प्रशिक्षण करने के लिए जैसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीदवार की जा सकती है। यह प्रशिक्षण में भारतीय इतिहास होगा, कला और संस्कृत होगा, उसके बाद भूगोल होगा, अर्थशास्त्र होगा, सामान्य राजनीति होगा, मतलब जिसे हम ना पॉलिटिक कहते हैं। उसके बाद भारतीय संविधान होगा, भारतीय संविधान में तीनों संविधान होगा, और उसके बाद खेल सामान्य होगा, विज्ञान होगा, आदि इससे संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। मतलब इस सामान्य ज्ञान का जो ब्यौरा दिया गया। अब उसके बाद देखो अगला क्या है 12.2 पैराग्राफ में दिया गया शारीरिक दक्षता पीईटी और शारीरिक माप दिया गया। अब देखो ये क्या क्या है, देखो उप निरीक्षक कार्यकारी पुरुष के लिए 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है तथा 800 मीटर जो है टाइमिंग नहीं दिया गया है। ये लंबी कूद जो 12 फीट कूदना है तथा ऊंची कूद जो है 3 फुट 9 इंची कूदना है। ये जो उप निरीक्षक पुरुष के लिए है। अब देखो उप निरीक्षक मतलब दरोगा कार्यकारी महिला के लिए क्या है, 1600 मीटर इसमें टाइमिंग नहीं दिया गया कितने में दौड़ना है। उसके बाद 800 मीटर जो है इसको टाइमिंग दिया है कि 4 मिनट में आपको दौड़ना है। अब लंबी कूद जो है इसको 9 फीट कूदना है। उसके बाद ऊंची कूद जो है ये 3 फीट कूदना है। अब देखो पीटी के लिए मानदंड नियमानुसार क्या है, ये यूआर ओबीसी एससी एसटी के लिए, ये केवल जो है ये जनरल के लिए, ये जो है जनरल के लिए है। अब यहाँ पर देखो मानदंड नियमानुसार जो है यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका हाइट होना चाहिए। उसके बाद एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, पुरुष के लिए है। और महिला के लिए हाइट जो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये ईडब्ल्यूएस मतलब जनरल के लिए तथा एससी एसटी मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, 157 सेंटीमीटर महिला के लिए। और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर देखो पुरुष के लिए तथा 152 सेंटीमीटर जो महिला के लिए है। अब जो इसमें छाती मतलब आपका सीना क्या होना चाहिए, देखो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर 65 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये ईडब्ल्यूएस तथा ओबीसी के लिए है तथा एससी एसटी के लिए जो है ये 76.2 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना होना चाहिए तथा फुलाने पर जो है 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके बाद देखो गढ़वाली, गोरखा खाओ, मराठो, डोंगरा कुमाई मतलब ये सब जो सामान और निश्चित इनका इतना ही आप देख सकते हैं जो है कितना कितना रहेगा ये आप देख सकते हैं। उसके बाद देखो नोट दिया गया है क्या, देखो 1600 सेंटीमीटर या 1600 मीटर या 800 मीटर प्रतिस्पर्धा के लिए केवल एक मौका दिया जाएगा। मतलब ये दौड़ने के लिए सिर्फ आपको एक मौका दिया जाएगा। और शेष प्रतिस्पर्धा देखो स्थान लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक को 2 मौके दिए जाएंगे। मतलब ये सब एक मौका दिया जाएगा लेकिन ऊंची कूद तथा लंबी कूद के लिए आपको 2 मौका दिया जाएगा, ये आप ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर पूर्व सैनिक को पीटी छूट दी जाएगी, हालांकि उन्हें पीटी लेना होगा। मतलब इन्हें पीटी में छूट दिया जाएगा लेकिन पीटी जो है वो उन्हें देना ही पड़ेगा। उसके बाद तीसरा नोट क्या है कि एक उम्मीदवार को पात्र होने के लिए उपयुक्त मानदंड के अनुसार सभी टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। उसके बाद देखो चौथा क्या, पुरुष उम्मीदवारों के लिए पास न्यूनतम ऊंचाई नहीं है तो उन्हें छाती की माप के लिए नहीं लिया जाएगा। मतलब आपकी ये हाइट नहीं है तो वहीं आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ 1600 मीटर या 800 मीटर अर्हता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को जो ऊंचाई एवं छाती के संबंधित पात्रता के लिए मापा जाएगा। तो छाती के माप केवल पुरुषों के लिए केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए लिया जाएगा। यदि पुरुष उम्मीदवार अविस्तारित छाती माप पात्रता नहीं कम से कम है तो उन्हें विस्तारित माप नहीं किया जाएगा और उन्हें अयोग्य माना जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। अब ये जो है पूरा फिटनेस की आपकी जो है पूरा डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या दिया गया, दस्तावेज दिया गया। ये डीवी जब आप फाइनल आपका जब मेडिकल हो जाएगा उसके बाद डीवी कराया जाएगा। डीवी में जो जो पूछा गया वो आपको दिखाना होगा। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद आप जो है
क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। यदि सूचना आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ऐसे लेटेस्ट अपडेट हम लाते रहेंगे और आपको सूचित करते रहेंगे कि क्या क्या जो है इसका प्रोसेस है किस एग्ज़ाम का। मिलेंगे नेक्स्ट